नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली नारायण आप सभी साहित्य प्रेमियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज आप सबके सामने लेकर आई हूँ श्री नरेंद्र कोहली जी द्वारा रचित एक कहानी को लेकर। कहानी का नाम है संचित भूख। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी को सुनते हैं। शाम के झुटपुटे में वे दोनों तेजी से साइकिलें चलाते हुए भागे जा रहे थे। रास्ते में कहीं कोई इक्का दुक्का व्यक्ति मिला तो उन्हें देखकर चौंक गया। क्षण भर उन्हें स्तब्ध दृष्टि से देख फिर अपनी राह चला गया। उन्हें इक्के दुक्के आदमी से डर नहीं लगता था, फिर भी वे अपनी साइकिलें तेज कर लेते थे। रास्ते में उन्हें कोई आग लगाती हुई भीड़ या हथियारबंद लोगों का झुंड नहीं मिला था। संयोग ही था कि पुलिस या मिलिट्री का कोई ट्रक भी नहीं दिखा था, नहीं तो कैंप से डिप्टी के बाग का फासला कम नहीं था। वे ट्रंकों वाले बाजार तक आ गए थे। उनकी गली अब 20 गज से अधिक नहीं थी। सहसा उन दोनों ने अपनी साइकिलें धीमी कर दी। गोपाल ने मुड़कर बिरजू की ओर देखा और मुस्कुराया। बिरजू के चेहरे से घबराहट धुल गई। वह काफी आश्वस्त हो गया था। असावधान वह फिर भी नहीं लग रहा था। साइकिल की घंटी मत बजाना गोपाल बाबू, बिरजू फुसफुसाया। क्यों? गोपाल ने अपनी घनी काली भवें ऊपर उठाई। यहां कोई छिपा बैठा हो तब? बिरजू ने कहा। आप घंटी बजाएंगे और वह अंधेरे में ही छुरा पेट के आर पार कर देगा। यहां कोई नहीं है। गोपाल ने साइकिल का अगला पहिया अपनी गली की कूचाबंदी के भीतर कर दिया। अपनी गली में क्या डर? गली के पहले घर कृष्णा कॉटेज की ड्योढ़ी में से सहसा कोई झपट कर निकला और उनके सामने खड़ा हो गया। कौन हो? दोनों ने देखा सामने खड़ा व्यक्ति कोई दंगाई नहीं था। एक सैनिक बंदूक पर संगीन चढ़ाए तना हुआ उनके सामने खड़ा था। बलूच था शायद। हाँ, बलूच ही था। उसका सुर्ख कठोर चेहरा, उसके लंबे भूरे बाल, उसकी लाल टोपी और फिर वह कड़कती आवाज। हाँ, बलूच ही था। तो उनका मोहल्ला भी मिलिट्री के अधिकार में था। कौन हो? उसने धमका कर पूछा और बंदूक उठाई। मैं गोपाल हूं और यह बिरजू। गोपाल ने थूक गटक कर अपना निरर्थक परिचय दिया और उसका चेहरा ताकने लगा। यहां क्या करने आए हो? बलोच ने पूछा। उन्हें घबराया देख उसने अपनी बंदूक नीचे कर ली थी। गोपाल कुछ आश्वस्त हुआ। नहीं, वह उनको मारेगा नहीं। वह मिलिट्री का सिपाही था, गुंडा नहीं था। हम अपने घर आए हैं, गोपाल ने कुछ खुले गले से कहा। गली का 5वां मकान हमारा है। अपने मकान में लौटना था तो पहले छोड़कर भागे क्यों थे? बलोच हंसा। कल मोहल्ले पर मुसलमानों ने हमला कर दिया था, गोपाल ने कहा। 2 मकानों को तो आग भी लग गई थी, इसीलिए भाग गए थे। तो आज क्या करने आए हो? बलोच के स्वर में जिज्ञासा कम, व्यंग्य अधिक था। गोपाल डरी आंखों से क्षण भर उसे ताकता रहा, फिर सिर झुकाकर बोला। मेरी माँ बहुत बीमार है, वह बिना बिस्तर के सो नहीं सकती। हम बिस्तर लेने आए हैं। बलोच खूब जोर से हंसा। लड़के, तुम्हारी माँ को अपना बिस्तर तुम्हारी जान से ज्यादा प्यारा है। रास्ते में कोई छुरा मार दे या
वह रुका। कर्फ्यू में घूमने के जुर्म में मैं ही बंदूक दाग दूं तो कयामत तक बिना बिस्तर के सोए रहोगे। वह अपने हाथ में बंदूक तौल रहा था। दोनों सन्न रह गए। थोड़ी देर पहले तक की उनकी निश्चिंतता जम गई थी। बिरजू के जबड़े कस गए थे और उसके मुंह में बदमजा खट्टा खट्टा पानी जमा होने लगा था और स्वयं उसे पता नहीं चला कि कब उसका निचला होंठ फैल गया। वह रो रहा था। मैं तो नौकर हूं। गोपाल बाबू अपनी माँ के लिए बिस्तर लेने आ रहे थे। मुझे भी लाला जी ने साथ कर दिया कि कुछ चीजें ले आऊं। नौकर? बलोच ने बंदूक फिर नीचे कर ली और सहसा उसका स्वर बदल गया। गहरी रोकदार आवाज में वह बोला, अच्छा जाओ अपने मकान में। रात भर चुपचाप भीतर पड़े रहो। अंदर से दरवाजा बंद मत करना और बाहर भी मत निकलना। कर्फ्यू लगा है। सुबह तक बचे रहे तो कर्फ्यू खुलने पर चुपचाप कैंप को लौट जाना। और देखो, कोई सामान वामान लेकर नहीं जाना है। सामान ले जाने में जान का खतरा है। जाकर उन बेवकूफों को समझा दो जिन्होंने तुम्हें भेजा है। वे दोनों बहुत धीरे से साइकिलें ठेलते हुए आगे बढ़ गए। बिरजू पलटकर पीछे देख रहा था, कहीं उनके आगे बढ़ते ही बलोच पीछे से गोली न मार दे। पर वैसा कुछ नहीं हुआ। बलोच अपनी जगह खड़ा चुपचाप उन्हें देखता रहा और फिर 2-3 छलांगों में कृष्णा कॉटेज की ड्योढ़ी में गायब हो गया। बिरजू ने गोपाल की चिंता नहीं की। झपटकर उसने अपने मकान का ताला खोला और ड्योढ़ी में जा पहुंचा। गोपाल बाबू, अब तुम भी इधर ही आ जाओ, उसने कहा और भीतर गायब हो गया। गोपाल उसके पीछे पीछे भीतर चला गया। बलोच ने कहा था कर्फ्यू में बाहर नहीं जाना है और फिर सुबह भी कोई सामान लेकर नहीं जाना है। फिर वह अपने मकान के ताले खोलकर क्या करेगा? गली में बलोच मिलिट्री है और गली के बाहर फसादी मुसलमान। वह अपने मकान में अकेला क्या करेगा? 2 ही जने तो वे हैं। अच्छा है कि दोनों एक ही मकान में साथ साथ रहें। उसने अपने पीछे आंगन का दरवाजा भिड़ा दिया। बलोच ने कहा था दरवाजा अंदर से बंद मत करना, कहीं वह देखने ही ना आ जाए। उसकी बात मानने में ही उनकी भलाई थी, नहीं तो एक बार बंदूक दागना उसके लिए क्या मुश्किल था। वह आंगन में आकर खड़ा हो गया। बिरजू भी उसे देखकर बाहर निकल आया। वह शायद गुसलखाने में छिपा हुआ था। उसके चेहरे का रंग एकदम सफेद था और उसकी आंखें अभी भी फटी हुई थी। वह हमको मारेगा तो नहीं? उसने बहुत धीरे से पूछा। अपनी नाक पोंछ ले, बह रही है, गोपाल ने कहा। गोपाल धीरे धीरे चलता हुआ ड्राइंग रूम में चला गया। यह लाला जी की बैठक थी। उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों की तस्वीरें बड़े समारोह से दीवारों पर टांग रखी थी। गोपाल बाबू, वह, उसने बिरजू को देखा। वह भी उसके पीछे पीछे ड्राइंग रूम में आ गया था और शायद अब भी जानना चाहता था कि बलोच सिपाही उन्हें मारेगा तो नहीं। गोपाल उसे पिछले 2 वर्षों से देख रहा था, जब से वह लाला जी के घर नौकर हुआ था, पर शायद उसने इतने ध्यान से उसे कभी भी नहीं देखा था। 12-14 वर्षों का यह पहाड़ी लड़का साफ सुथरे कपड़े पहनता तो शायद सुंदर कहलाता। रंग उसका गोरा था, नाक तीखी थी, उठी हुई, और पता नहीं उसकी आंखों का रंग हल्का नीला कैसे था। इस समय वह डरे हुए चूजे के समान उसके पीछे पीछे मंडरा रहा था। देख बिरजू, गोपाल ने कुछ स्थिर स्वर में कहा, हमें रात यहीं काटनी है, तू जानता है। फिर भूखे तो नहीं रहा जाएगा। कुछ खाना वाना पका और बलोच की बंदूक को भूल जा।
खाना? बिरजू ने नाक से सड़ू किया और आंखें उल्टी हथेली से पोंछ डाली। कैंप में चलकर बना दूंगा गोपाल बाबू, पहले यहां से निकलो। वह बहुत दिन हो गया था। मुझे उस बलोच से बहुत डर लगता है। देख बिरजू, गोपाल ने उसे समझाया, डरने से काम नहीं चलेगा। रात को हमें यहाँ रहना ही है। रात भर टिके रहे तो शायद सवेरे बचकर निकल जाएं। रात को निकलने की कोशिश की तो बस ठाएं। ठाएं? बिरजू के मुंह से अनायास निकला। उसकी आंखें जैसी फट सी पड़ी और गिरने के से अंदाज में जमीन पर बैठ गया। उसके चेहरे पर इस मौसम में भी पसीने की बूंदें उभर आई थी। वह बदहवास सा गोपाल को अपनी फटी आंखों से घूरे जा रहा था। गोपाल उसकी हालत देखकर परेशान हो गया। वह पहले ही कम चिंतित नहीं था। यह पता चलने पर कि 2 हिंदू अभी भी इस मकान में हैं, कोई भी आकर इस मकान पर मिट्टी का तेल या पेट्रोल छिड़ककर आग लगा सकता था। मकान को आग न भी लगे तो भी उसके लिए छुरे का एक हाथ ही पर्याप्त था, या फिर बलोच सिपाही की गोली। उसने कहा था अगर सवेरे तक बचे तो। पता नहीं सवेरे तक बचना है या नहीं। और ऊपर से बिरजू की हालत। कल रात जब मोहल्ले पर एक बड़ी भीड़ ने हमला कर दिया था तो मोहल्ले की सुरक्षा समिति का सारा प्रबंध क्षण में ही छिन्न भिन्न हो गया था। भीड़ के एक दहाड़ते हुए नारे अल्लाह अकबर के उत्तर में सुरक्षा समिति के स्वयं सेवकों ने बहुत डरे हुए स्वर में जय बजरंग बली कहा था। पर लड़ाई नहीं हो सकी थी। 2 मकानों को आग लगी और लोग भाग खड़े हुए। उस समय शायद किसी ने भी कोई सामान साथ नहीं लिया था। सबको अपनी अपनी जान की पड़ी थी। सामान की कौन सोचता। तब वह स्वयं कैसे अपनी बीमार मां के साथ कैंप तक पहुंचा था उसे याद नहीं है। सारी की सारी रात भाग दौड़ में कट गई थी। पर सवेरे से जब कैंप में कुछ स्थिरता आई और डोगरा मिलिट्री के पहरे में उन लोगों में सुरक्षा की भावना आई, तब से उसके मन में यह चिंता घर कर गई थी। माँ पिछले 5 वर्षों से बीमार चली आ रही थी। उसे कैंप में मिलिट्री वालों की दी हुई केवल एक दरी बिछाकर सुलाने से क्या यह अच्छा नहीं था कि वह उसे घर पर ही छोड़ आता। जब तक जीती आराम से रहती और फिर किसी दंगाई के हाथों मारी जाती। दिन भर वह माँ की तकलीफ देखता रहा था और सोचता रहा था। जब शाम ढलने लगी और उसके सम्मुख एक लंबी रात आ खड़ी हुई, तब माँ के सुलाने की समस्या उसके सामने थी। यदि माँ को इसी प्रकार रात काटनी पड़ती तो शायद वह सवेरा न देखती। और सारे कैंप में कोई ऐसा आदमी नहीं था जो उसे एक खेस या चादर भी दे सकता। ऐसे ही क्षणों में उसने वापस लौटने का निर्णय लिया था। उसे पूरा विश्वास था कि उनके घर जले नहीं होंगे, लुटे नहीं होंगे। वे जैसे ताले बंद करके आए हैं वैसे ही होंगे। उसने चाहा था कि कुछ लोग और भी उसके साथ चलें, पर एक बार निकलकर फिर कोई मौत के पंजों की ओर लौटने को तैयार नहीं था। केवल उसके पड़ोसी लाला जी ने अपने नौकर बिरजू को साथ कर दिया था कि वह भी उनके कुछ कपड़े ले आएगा। बिरजू या तो अपने मालिक की बात अस्वीकार नहीं कर सका था या फिर शायद उसे अंदाजा ही नहीं था कि घर लौटना कितने जोखिम का काम है। और गोपाल ने भी साथ पा लेने के भाव से उसे स्वीकार कर लिया था। उसने हाथ पकड़कर बिरजू को उठाया। उठ बे, क्या पागलपन कर रहा है? बाबूजी, गोपाल बाबू। बिरजू हकलाता जा रहा था। वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। गोपाल ने अपनी पूरी ताकत से उसे उठाकर खड़ा कर दिया।
उठ खड़ा हो। वह खड़ा हो गया और फिर गोपाल और बिरजू की नजर एक साथ ही उसके गीले पजामे पर जा पड़ी। गोपाल समझ गया कि वह खड़ा क्यों नहीं हो रहा था। जाकर कपड़े बदल, गोपाल ने कुछ सख्त आवाज में कहा। मेरे पास और कपड़े नहीं है। बिरजू शायद रो रहा था। लाला जी ने कल ही कहा था कि वे मुझे नया पैजामा बनवा देंगे। गोपाल सहसा खींच उठा। पागल मत बन, सारे घर की चाबियां तेरे पास हैं। चाहे लाला जी की गरम पतलून पहन ले, तेरा कोई हाथ पकड़ लेगा। लाला जी को पता चला तो? बिरजू ने कहा। अबे, लाला जी अब लौटेंगे क्या? गोपाल बोला। सब कुछ पाकिस्तान में ही रह जाएगा। जो पहन सकता है पहन ले, जो खा सकता है खा ले, कोई कुछ नहीं कहेगा। सारा घर तेरा है। गोपाल की बात का बिरजू पर चमत्कारिक प्रभाव पड़ा। उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह जैसे अपनी खुशी रोकने का प्रयत्न कर रहा था। उसकी आंखों में एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। वह भूल गया था कि अभी कुछ ही देर पहले उसने डर के मारे पैजामे में पेशाब कर दिया था। कोई बात उसके होठों तक आकर रुक रही थी और वह बार बार गोपाल की ओर देखकर आंखें झुका ले रहा था। क्या बात है? गोपाल ने पूछा। मैं लाला जी की गरम पतलून पहन लूं? उसने कहा। गोपाल ने क्षण भर उसे ताका। तो यह बात थी। उसे बिरजू की मूर्खता पर हंसी भी आ रही थी और क्रोध भी। पहन ले, उसने कहा। और अगर लाला जी नाराज हुए? बिरजू ने फिर पूछा। कह देना गोपाल बाबू ने कहा था। और अब और क्या है? गोपाल की जी में आया उसे एक चांटा लगाकर कहे, साले, यह तेरे नखरे करने का समय है। और बिरजू फिर वैसे ही मुस्कुरा रहा था। मैं अपने लिए भी बासमती के महीन चावलों का पुलाव बना लूं, जैसे लाला जी के लिए बनाया करता था। बना ले साले, बना ले, गोपाल दांत पीसकर भिजे हुए स्वर में बोला। बिरजू ने नजर उठाकर उसे देखा। मध्यम सी हंसी हंसा और बर्फ मलाई खाने के लिए माँ से पैसे लेकर गली की ओर जाते हुए खिलंदड़े लड़के के समान भाग गया। गोपाल फिर अपने विषय में सोचने लगा। वह यदि कैंप तक लौट नहीं पाया तो उसकी बीमार माँ। क्या इससे अच्छा यह नहीं था कि वह माँ के आराम की चिंता छोड़ अपने जीवन की चिंता करता? माँ को अधिक नहीं जीना था और उसके सामने अभी सारी जिंदगी पड़ी थी। अभी तो दंगे फसाद के बीच में वह अपने भविष्य के विषय में सोच नहीं पाता था। पर कभी तो शांति होगी। हिंदुस्तान में जाकर तो वे नया जीवन आरंभ कर सकते थे, पर वहां जाकर सरला को पता चलेगा कि वह माँ के लिए बिस्तर लेने के लिए वापस घर लौटा था और फिर उसे किसी ने नहीं देखा, तो वह क्या करेगी? सरला किस कैंप में होगी? और सहसा उसकी नाक में तेज गंध आई। क्या घी? हाँ, शुद्ध देसी घी था जिसकी खुशबू चारों ओर फैल रही थी। शायद बिरजू पुलाव बना रहा था। यह साला मरवाएगा मुझे भी। वह आशंकित हो उठा। यह नहीं कि सादा सा कुछ बना ले जो खाकर हम पड़ रहे, उल्टे असली घी की गंध उड़ा उड़ा कर अपने यहाँ होने का विज्ञापन कर दंगाइयों को बुला रहा है। अभी एक छुरा पेट की आंतें निकालकर थाली में सजा देगा तो फिर खाता रहे पुलाव। वह बिना आवाज किए पैर दबा दबा कर जितनी जल्दी संभव था लाला जी की रसोई में पहुंचा। इतनी ही देर में बिरजू एकदम बदल गया। वह बीच रसोई के पालथी मारकर निश्चिंत बैठा था। उसके चारों ओर रसोई की हर चीज बिखरी पड़ी थी। मिर्च, मसाले,
घी, दालें, कल की लाई हुई सब्जियां, विभिन्न प्रकार के चावल, जैसे वह उनमें चुनाव करता रहा हो। स्टोव पर चढ़े हुए पतीले में वह मस्त होकर प्याज भून रहा था शायद। सहसा बिरजू को किसी के वहां होने का एहसास हुआ और वह अचकचाया हुआ आंखों में आशंका लिए मुड़ा, पर उसकी आंखों में वह भय नहीं था जो थोड़ी देर पहले गोपाल ने देखा था। बिरजू उसके आर पार देखता रहा, जैसे उसे पहचान न पा रहा हो। फिर उसकी आंखों में पहचान लौटी। वह खिसियानी सी हंसी हंसा। मुझे लगा जैसे बीबी जी आ गई हैं। तभी तो समझ नहीं सका कि बीबी जी ने अपनी सुत्थन की जगह लाला जी का पजामा क्यों पहन रखा है। गोपाल की जी में आया, कहे, साले तुझे बीबी जी और लाला जी का डर लग रहा है, छुरे और बंदूक का डर नहीं है। पर उसने कुछ कहा नहीं। बिरजू लाला जी की गरम पतलून पहने अपनी रसोई में निश्चिंत था। उसे यदि फिर से बाहर खड़ा बलोच सिपाही याद दिला दिया जाता तो इस बार शायद वह रसोई भी गंदी करता। गोपाल चुपचाप लौट आया। अच्छा है कि अब वह बिरजू के मारे परेशान नहीं था। वह बिना डिस्टर्ब हुए सोच सकता था और कैंप तक लौटने की समस्या पर ध्यान दे सकता था। यह निश्चित था कि वह सुबह तक यहाँ रुकना नहीं चाहता था। पता नहीं सुबह की नौबत भी आए या नहीं। और फिर सूरज के उजाले में यहाँ से कैंप तक जाने का कोई अर्थ ही नहीं था। वह अपने मोहल्ले तक भी नहीं पहुंच पाएगा। रात में यदि वे लोग कूचाबंदी के भीतर वाले सिपाही की नजर बचाकर ट्रंकों वाला बाजार पार कर सके तो बहुत है। बाहर सड़क पर कर्फ्यू के कारण कोई नहीं मिलेगा। पुलिस या मिलिट्री का कोई सिपाही मिला भी तो यदि वे लोग भागने की कोशिश ना करें और पकड़े जाएं और यह प्रकट करें कि हमला होने पर वे घर से भागे हैं तो वे लोग या तो उन्हें किले वाली जेल में ले जाएंगे या कैंप में। दोनों ही स्थितियों में वे सुरक्षित हैं। पर यदि रात वाले बलोच ने कूचाबंदी से बाहर निकलते हुए देख लिया तो वह समझ लेगा कि वे जानबूझकर भाग रहे हैं। वह अवश्य उन्हें गोली मार देगा। वह सिहर सा गया। कच्ची और ठंडी मिट्टी पर बिछी दरी पर तड़पती हुई माँ उसकी आंखों में घूम गई। और फिर सरला ने गोटे वाली साड़ी पहन रखी थी जो उसने फेरों के लिए बनवाई थी, सुच्चे गोटे वाली साड़ी। गोपाल बाबू आ जाओ, रोटी खा लो। उसने बिरजू की आवाज सुनी और वह उछलकर अपनी जगह खड़ा हो गया। आहिस्ता गधे, आहिस्ता, वह बुदबुदाया और भागता हुआ रसोई में चला गया। बिरजू ने 2 बड़ी बड़ी थालियां परोस रखी थी। बढ़िया बारीक बासमती चावल, तैरता हुआ शुद्ध देसी घी, इलायची, दालचीनी, मटर तथा धनिये का ढेर। बिरजू 7वें आसमान पर उड़ रहा था। उसे इतना निश्चिंत और प्रसन्न गोपाल ने पहले नहीं देखा था। बिरजू उसे देखकर हंसा। घी और डालूं गोपाल बाबू? उसने देसी घी के पीपे में हाथ डाला। ओए बस, गोपाल ने उसे झिड़क दिया। इतना कौन खाएगा, तू तो दावत करने बैठा है। और खाओ गोपाल बाबू। बिरजू को परिस्थितियों का कोई एहसास नहीं था। अभी तो बहुत सारा है। गोपाल के मन में वितृष्णा सी घिर आई थी। उसका मन खाने को नहीं कर रहा था। एक बार तो जी में आया कि वह खाने को मना कर दे, पर फिर टाल गया। खाने की बात उसी ने तो चलाई थी, अब कैसे कह दे कि उसे भूख नहीं है। अरे ठहरो गोपाल बाबू, बिरजू सहसा उठ गया। मैं तो भूल ही गया। वह उसे देखता ही रह गया और बिरजू मियानी की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया। ऊपर से उसके गुनगुनाने का स्वर भी आ रहा था
और गोपाल का मन डूबता जा रहा था। इस लड़के की हरकतों से आज कोई अनर्थ होगा। बिरजू लौटा तो उसके एक हाथ में गोभी के मीठे अचार का मर्तबान था और दूसरे में सेब के मुरब्बे का। चांदी के बरक भी हैं, लाऊं? उसने कहा। मुरब्बे पर लगाकर खाएंगे? बैठ यहां। गोपाल को आखिर कहना ही पड़ा, ज्यादा हुड़दंग मत मचा कि बलोचों की नीयत खराब हो और वे तेरी दावत खाने आ पहुंचे। वे एक ही गोली में तेरा पेट भर देंगे। बिरजू ने क्षण भर को बुरा सा मुंह बनाया और अपनी थाली की ओर झुक गया। पुलाव के 2-4 बड़े बड़े कौर खाते ही उसका मुंह ठीक हो गया। उसने मुरब्बे के कई टुकड़े अपनी थाली में डाल लिए थे। वह बहुत तेजी से खाता जा रहा था। बिरजू, गोपाल ने कहा, इस हिसाब से खाना कि तबीयत खराब ना हो। परवाह मत करो बाबूजी। बिरजू पुलाव से भरे हुए मुंह से गपगपाता हुआ बोला। लाला जी रोज खाते थे, उनकी तबीयत कभी खराब नहीं हुई। उल्टे देख देख कर मेरी ही तबीयत खराब होती रहती थी। सुन ओए, गोपाल का स्वर कुछ और तीखा हो गया था। हमें सोना नहीं है, रात भर जागना है, बारी बारी पहरा देना है और अवसर मिलते ही खिसक जाना है। हमें रातों रात कैंप पहुंचना है। अच्छा, बिरजू ने बड़ी बेरुखी से कहा और 2 चम्मच घी के अपनी थाली में और डाल लिए। मुझे काफी देर से भाबड़ों के मोहल्ले में हलचल सी सुनाई पड़ रही है। वहां शायद आज रात हमला हो सकता है यहां भी कोई आ जाए। गोपाल ने उसे फिर चेताया। अच्छा, उसने बेरुखी से कहा और पानी का गिलास पीकर लंबी सी डकार ली और फिर खाने में जुट गया। गोपाल ने अब तक जो 2-4 कौर खाए थे वे उसकी छाती पर ही पड़े थे। उसे उबकाई सी आ रही थी और खाता तो शायद उल्टी हो जाती। उसने अपना हाथ रोक लिया। वह और नहीं खाएगा। वह उठा और बाल्टी से पानी लेकर हाथ धोने लगा। बिरजू ने एक बार अरे और खाओ ना गोपाल बाबू से अधिक कुछ नहीं कहा। वह खाता रहा। गोपाल उठकर ड्योढ़ी में चला गया। उसने भिड़ाया हुआ बाहरी दरवाजा हल्के से खोला और बाहर झांका। गली में अंधेरा और शांति थी। कूचाबंदी के साथ वाले मकान कृष्णा कॉटेज का दरवाजा खुला हुआ था, जहां से बलोच सिपाही बाहर आया था। उन्होंने शायद वहां आग जला रखी थी। थोड़ी सी रोशनी गली में झांक रही थी। इधर से बाहर नहीं जाया जा सकता, उसने सोचा। गली के दूसरे सिरे पर गुज्जरों के कुछ घर थे। उधर भी हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। उधर से जाना भी मुश्किल था। एक ही रास्ता था कि वह चाची रेशमा के घर चला जाए। वह मुसलमान थी तो क्या हुआ, वह उससे कितना प्यार करती थी। और फिर जब से उसके बेटे सलामत की मृत्यु हुई थी, उसने गोपाल को लगभग अपना बेटा ही माना था। और कोई रास्ता नहीं था। चाची रेशमा का घर गुज्जरों के घरों के साथ मिला हुआ था। वह चाहेंगी तो अभी या बाद में किसी भी समय उन्हें बाहर निकाल देंगी। उसने हल्के से दरवाजा भिड़ा दिया और घर के भीतर लौट आया। बिरजू रसोई में नहीं था, वह बैठक में भी नहीं था। गोपाल को वह लाला जी के सोने के कमरे में मिला। वह लाला जी के गद्देदार पलंग पर रजाई ओढ़े पड़ा था। पलंग की साथ वाली तिपाई पर लाला जी का हुक्का पड़ा था। नली हाथ में लिए बिरजू हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। चारों ओर सुगंधित तंबाकू की गंध उड़ रही थी। बिरजू, गोपाल ने अपने गले से निकलती चीख को बड़ी कठिनाई से भींचा। आओ गोपाल बाबू, बिरजू ने खिसक कर उसके लिए जगह बनाई। आओ बैठो, हुक्का पियोगे? गोपाल को लगा बिरजू ने घी नहीं खाया, अफीम खाई है।
उसकी आंखों में गुन्नोदगी थी। वह आधा सोया हुआ लग रहा था, जैसे सोए सोए या गहरे नशे में से बड़ी मुश्किल से उसने आंखें खोली हो और वे फिर से झपक जाने को तैयार हो। गोपाल उसे घूरता रहा, पर बिरजू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह पहले ही सो चुका था और सोई सोई ही हुक्का गुड़गुड़ा रहा था, जैसे छोटा बच्चा सोए सोए आदतवश ही दूध पी लेता है। बिरजू, हमें सोना नहीं है, गोपाल ने झुककर उसके कान में कहा। हमें रात भर बारी बारी पहरा देना है। अच्छा, बिरजू वैसे ही नशे में बोला। दे लेंगे, पहले थोड़ा आराम कर लूं। और गोपाल के देखते देखते ही बिरजू हुक्के की नली मुंह में लिए करवट बदलकर सो गया। गोपाल हतप्रभ सा खड़ा उसे देखता रहा। उसके कान बाहर से आने वाली आवाजों पर लगे हुए थे। किसी दूर के मोहल्ले से चीख पुकार की आवाजें आ रही थी, जो बलोच सिपाहियों के ऊंचे कहकहों में डूब गई थी।